Hello and welcome to Classmate Guru. My name is Mansi. Today is 31st August and we are here to discuss some current news from The Hindu. So let's begin. से पहले एक गुड मॉर्निंग कोट के साथ शुरुआत करते हैं, अफर्मेशन के साथ शुरुआत करते हैं ताकि मॉर्निंग जो हो हमारी गुड हो और हम आगे जो भी पूरा दिन गुजारे वो अफर्मेशन के साथ गुजारे, पॉजिटिव वाइब के साथ गुजारे। ठीक है, तो क्या कहता है आज का कोट? दुनिया हमेशा परिणाम की सराहना करती है, प्रयास नहीं करती। ठीक है, ये कंप्लेंट या फिर ये जो सच्चाई है ज़िंदगी की वो बहुत सारे जो स्टूडेंट्स लाइफ है, ठीक है, स्टूडेंट्स एस्पिरेंट्स जो होते हैं वो अपनी ज़िंदगी में फेस करते हैं कि जो सोसाइटी होती है या फिर जो दुनिया होती है वो हमेशा परिणाम के ऊपर जज करती है हमें। ठीक है, जो भी आपके रिजल्ट्स आएंगे, अगर पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे तो ही आप सक्सेसफुल माने जाते हो। जर्नी जिसकी होती है, जर्नी के ऊपर कोई नहीं देखता, जर्नी जिसकी जो भी गुजरती है, कैसी गुजारी उन्होंने जर्नी, वो कोई नहीं देखता। ठीक है, तो ये हार्श ट्रुथ है ज़िंदगी का, हार्श रियलिटी है, बट इसी के साथ में हमें आगे बढ़ना पड़ता है। किसी के लिए ज़िंदगी नहीं रुकती है। ठीक है, आगे बढ़ते बढ़ते रहना पड़ता है। एक ना एक दिन मेहनत करने वालों का कुछ ना कुछ हो ही जाता है और अच्छा ही कुछ ना कुछ होता है, ये बात भूलना नहीं है। ठीक है, तो आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। टॉपिक्स देख लेते हैं आज के कौन से हाईलाइटेड टॉपिक्स हैं। ठीक है, एट 6.7 ग्रोथ स्लिट टू 5 क्वार्टर लो इन Q1। ठीक है, जीडीपी रेट जो है वो 6.7 जो है इस क्वार्टर का जो है 6.7 रियल ग्रोथ जो है वो अभी आया है। ठीक है, प्रेडिक्टेड ग्रोथ क्या है और कौन डिसाइड करता है प्रेडिक्टेड ग्रोथ? जीडीपी क्या है, जीडीपी का फॉर्मूला क्या है, सब हम इस आर्टिकल में पढ़ेंगे। ठीक है, इस थोड़े से डिक्लाइन की वजह से क्या चेंजेस देखे जा सकते हैं इकोनॉमी में वो भी देखेंगे। सीनियर ब्यूरोक्रेट टीवी सोमनाथन टेक्स चार्ज एज कैबिनेट सेक्रेटरी। जो ब्यूरोक्रेट है टीवी सोमनाथन, उन्होंने कैबिनेट सेक्रेटरी जो पोस्ट होती है उसका चार्ज ले लिया है। ठीक है, क्या है, कौन है ये पर्सन इन न्यूज़ वो देखेंगे अच्छे से। ठीक है, उनके बारे में पढ़ेंगे, उनका करियर कैसे ग्रो हुआ वो भी पढ़ेंगे। ठीक है, कहाँ से शुरुआत करी उन्होंने, आज ये पोस्ट उन्हें मिली है। ठीक है, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। रिसाइलेंट अवानी फायर्स इंडिया टू अ गोल्डन स्टार्ट। ठीक है, जैसे मैंने बताया अवनी जो है उन्हें जो है वो गोल्ड मिला है पैरा ओलंपिक्स में। ठीक है, उनके साथ साथ और भी इंडिया के पास जो है अभी तक मेडल आ गए हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है, एजुकेशन मिनिस्टर आस्क्स तमिलनाडु टू साइन पीएम श्री MOU टू गेट समग्र शिक्षा फंड्स। अब एजुकेशन मिनिस्टर जो है उन्होंने तमिलनाडु गवर्नमेंट को क्या बोला है कि आपको पीएम श्री जो स्कीम है, पीएम श्री योजना है, उसके MOU साइन करने पड़ेंगे, तब ही आपको समग्र शिक्षा फंड्स जो है, उस समग्र शिक्षा जो स्कीम है उसके तहत जो फंड्स लॉन्च हुए हैं हर स्टेट को दिए जाएंगे, उसके फंड्स जो है वो तभी आपको मिलेंगे जब आप पीएम श्री योजना जो है उसे, पीएम श्री योजना के जो MOUs है उसे साइन करोगे। ठीक है, आगे पढ़ेंगे उसके बारे में डिटेल में। इंडिया येट टू टेक अ डिसीजन ऑन पाकिस्तान इनवाइट टू SCO मीट। इंडिया ने अभी तक SCO मीट का डिसीजन नहीं लिया है। ठीक है, क्यों ये डिसीजन पेंडिंग है, इतना क्यों सोच रहे हैं इंडिया, देखेंगे अच्छे से, देखेंगे डिटेल में। डिसीजन अगर हाँ होगा डिसीजन तो क्या उसके परिणाम हो सकते हैं, अगर ना होगा तो क्या उसके परिणाम हो सकते हैं, वो भी पढ़ेंगे। ठीक है, एरा ऑफ अनइंटरप्टेड डायलॉग्स विद पाकिस्तान इज़ ओवर सेज जयशंकर। अब इसी मामले में जो 5th आर्टिकल है हमारा, उसी मामले में जयशंकर जो है, ठीक है, उन्होंने एक स्टेटमेंट बोला है या उन्होंने कुछ बोला है इस पूरे मामले के ऊपर कि इंडिया क्यों नहीं जो है पाकिस्तान के साथ डायलॉग एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रही है, क्यों ये चीज़ें हो रही है, तो वो हम आगे पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल है UCC अ स्मॉल मेजरमेंट ऑफ जस्टिस फॉर वुमेन। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में जो है बात करी गई है। वाइस प्रेसिडेंट ने ये कहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड से जो है वुमेन को जस्टिस मिल सकता है। क्या है पूरा आर्टिकल, क्यों उन्होंने ऐसा कहा, वो हम आगे देखेंगे। डोवल मीट्स प्रोमिनेंट प्रेसिडेंशियल एस्पिरेंट्स अहेड ऑफ श्रीलंका इलेक्शंस। ठीक है, जो दवल है, ठीक है, वो श्रीलंका उन्होंने जो है वो श्रीलंकन इलेक्शन के पहले जो वो एक प्रेसिडेंशियल मीट रखी थी। ठीक है, क्या थी ये मीट, क्या बेनिफिट हुआ है इस मीट से, क्या टाइज हमने करे हैं, क्या टाइज जो है साइन करे हैं, क्या एग्रीमेंट्स जो है साइन करे, क्या डायलॉग्स एक्सचेंज हुए हैं, वो हम आगे इस आर्टिकल में देखेंगे।
कोर सेक्टर ग्रू 6.1% इन जुलाई। अब कोर सेक्टर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है कि कोर सेक्टर क्या है, ठीक है। 8 इसमें सेक्टर्स जो है वो इंक्लूड करके एक पूरा कोर सेक्टर बनता है कंट्री का, ठीक है। उस कोर सेक्टर की ग्रोथ जो है वो 6.1% है जुलाई में। अब क्या है ये कोर सेक्टर, वो हम आगे पढ़ेंगे कि कौन से सेक्टर्स आते हैं इसमें, वो भी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ULI ओशन टू हेल्प रीसेट क्रेडिट एक्सेस। अब ULI क्या है, यूनिफाइड इंटरफेस है, ठीक है। ये यूनिफाइड लेवरेजिंग इंटरफेस है क्या, उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। OCEN क्या है उसके बारे में भी पढ़ेंगे। ये रीसेट करता है क्रेडिट एक्सेस को, कैसे रीसेट करता है, क्या इसका इंपॉर्टेंस है आज की दुनिया में, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले कल के क्वेश्चंस देख लेते हैं। विथ रेफरेंस टू महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटीड स्कीम मनरेगा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मनरेगा स्कीम के बारे में ये स्टेटमेंट जो है वो कंसिडर करने हैं, हमें बताना है कौन सा सही है। मनरेगा इज अ डिमांड ड्रिवन स्कीम that guarantees 150 days of wage employment in financial year to every household whose adult member volunteers to do unskilled manual work. The wages under Manrega are linked to consumer price index of agricultural laborers, CPIAL. The act mandates that at least 1/3 ऑफ द बेनिफिशरी शुड बी वुमेन, ठीक है। इन तीनों के बारे में बताना, इन तीनों में से क्या है स्टेटमेंट सही। मनरेगा स्कीम कल जो है वो न्यूज़ में थी, क्यों न्यूज़ में थी, क्योंकि वेस्ट बंगाल में मनरेगा स्कीम के फंड्स जो है वो होल्ड पे रखे गए थे, ठीक है। अब होल्ड पे रखने का क्या पूरा रीज़न था वो हमने कल के जो है लेक्चर में डिस्कस किया गया है, ठीक है। आप कल का लेक्चर जाके देखिए, ठीक है। उसमें सारी चीज़ें बताई है, मनरेगा स्कीम के बारे में भी एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर था, आप जाके देख सकते हैं कल का लेक्चर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। विथ रेफरेंस टू शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द SCO was initially established as secretary alliance between Russia, China and Central Asian countries, ठीक है। SCO के बारे में बताना है। SCO के बारे में 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। इंडिया एंड पाकिस्तान बिकेम अ फुल मेंबर ऑफ SCO in 2017. The SCO's official language are Chinese, Russian and English, ठीक है। अब इन तीनों में से बताना है कि सही कौन सा है SCO के मामले में, ठीक है। अब SCO क्या है, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। SCO की मीट होने वाली है, ठीक है। SCO की मीट कहाँ होने वाली है, इस्लामाबाद पाकिस्तान में, ठीक है। उससे रिलेटेड आज भी कुछ टॉपिक्स न्यूज़ में है, हम आगे पढ़ेंगे। तो SCO के जो पाकिस्तान ने जो है वो इंडिया को भी इन्विटेशन दिया गया है, इंडिया को भी इन्विटेशन भेजा गया है कि आप भी आइए SCO मीट में, ठीक है। अब इंडिया एक्सेप्ट करती है कि नहीं, वो इंडिया का पर्सपेक्टिव है, ठीक है। और हम आगे देखेंगे कि अगर एक्सेप्ट करेंगे कि तो क्या रेपरकशंस हो सकते हैं, नहीं करेंगे तो क्या रेपरकशंस हो सकते हैं, ठीक है। आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। अभी पैरा ओलंपिक्स की जो है वो शुरुआत हो गई है, ठीक है। कल न्यूज़ में था कि जो पैरा ओलंपिक्स है जो उनकी स्टार्ट हो गई है, उसकी गेम्स जो है वो स्टार्ट हो गए हैं। इंडिया के लिए बहुत अच्छी खबर है कि इंडिया के पास सबसे पहला गोल्ड आया है, ठीक है। गोल्ड किन्होंने लाया है, अवनी लेखारे ने लाया है गोल्ड शूटिंग में, ठीक है। शूटिंग में जो है उन्हें गोल्ड मिला है। शूटिंग में और भी प्राइजेस मिले हैं हमें। मोना अग्रवाल को जो है वो ब्रॉन्ज मिला है शूटिंग में, ठीक है। और प्रीति पाल को भी एथलेटिक्स में जो है वो ब्रॉन्ज मिला है। मनीष नरेवाल को जो है वो सिल्वर मिला है शूटिंग में, ठीक है। अब देखेंगे हम कि 4 जो है वो अभी तक जो है वो इंडिया के पास आ चुके हैं मेडल्स, और ये 4 मेडल्स मतलब बहुत अच्छी बात है कि इंडिया के पास इतने सारे मेडल्स आए। मैंने वीडियो देखी उनकी, कैसे शूट करते हैं, उनके पास मतलब इतने डिसेबिलिटीज़ के साथ भी जब कोई इंसान इतना अचीव करता है चीज़ें, अपनी कंट्री को प्राउड फील करवाता है, तो वो मतलब बहुत फ़क्र की बात होती है। तो ये आप भी सोचिए समझिए कि उनके पास सारे बॉडी पार्ट्स मतलब सही नहीं है उनके, फिर भी वो इतना जो है इतना जज्बा रख रहे हैं, इतनी सारी चीज़ें जो है वो अचीव करने की हिम्मत रख रहे हैं। तो हमें भी वैसी हिम्मत रखनी चाहिए और हमें ज़िंदगी में कभी हार नहीं माननी चाहिए ऐसे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पैरा ओलंपिक्स की
थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं। पैरा ओलंपिक्स खेल की शुरुआत जो है वो 1948 में हुई थी, ठीक है। पहले क्या हुआ था, 1948 में लंदन में हुई थी, ठीक है। स्टॉक मांडवेल एक हॉस्पिटल था, वहाँ पर वर्ल्ड वॉर 2 के जो सोल्जर्स थे, ठीक है, जिन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 की वॉर लड़ी थी, वो सोल्जर्स जो इंजर्ड सोल्जर्स थे वो वहाँ पर थे, उन्हें रखा गया था उनके ट्रीटमेंट के लिए, सारी चीज़ों के लिए। तो उसमें क्या थे ना, वो ऑब्वियसली बात है कि वॉर किया है तो कुछ डिसेबिलिटीज़ हुई होंगी उन्हें, ठीक है, इंजरीज हुई होंगी, डिसेबिलिटीज़ हुई होंगी। तो उन सारी डिसेबिलिटीज़ के साथ में उन्होंने सोचा कि गेम्स जो है वो ऑर्गेनाइज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला पैरा ओलंपिक्स जो है वो तब खेला गया था, कब, 1948 लंदन में, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ कि 1952 में नेदरलैंड और ब्रिटिश के जो प्लेयर्स थे, ब्रिटिश कैंडिडेट्स थे, उन्होंने भी ये सहायता दिखाई कि हम भी पार्टिसिपेट करते हैं आपके पैरा ओलंपिक्स में, ठीक है। तो तब से जो है ये इंटरनेशनल लेवल पे जो है ये गेम खेली गई और ये आज तक जो है वो खेली जा रही है, ठीक है। और ये गेम मतलब जो पैरा ओलंपिक्स होते हैं ना, वो उसे देखो कभी आप, ठीक है। पैरा ओलंपिक्स जब गेम जब चलती है ना, मतलब मोटिवेशन लेने की चीज़ है कि भाई जो पूरी तरीके से उनकी बॉडी स्टेबल नहीं है, फिर भी वो मेंटली इतने स्ट्रांग है कि मतलब ब्रॉन्ज, गोल्ड और सिल्वर ऐसे मेडल्स लाने की कोशिश करते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे compete करते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा मोटिवेशन वाली बात है, ठीक है। तो आपको भी देखना चाहिए। और मैंने एक चीज़ ना नोटिस करी है कि जैसे ओलंपिक्स होते हैं, ठीक है, जो नॉर्मल ओलंपिक्स होते हैं, जैसे अभी पेरिस के ओलंपिक्स जो है वो ख़त्म हुआ है, तो उसमें जब हमें मेडल्स मिलते हैं तो बहुत ज़ोर शोर मचाया जाता है, ठीक है। बट पैरा ओलंपिक्स को थोड़ा साइडलाइन कर दिया जाता है, पता नहीं ये क्यों ऐसी चीज़ है, बट स्टिल हमें जो है वो मतलब इतना होना चाहिए कि हम दोनों चीज़ों को देखें, दोनों चीज़ों को इक्वली सेलिब्रेट करें, ठीक है। ये बैकलैश नहीं होना चाहिए कि पैरा ओलंपिक्स को जो है हम देखें ही नहीं, ठीक है। आप देखिए, इससे मोटिवेशन लेने की ज़रूरत है। पैरा ओलंपिक्स में जो प्लेयर्स जा रहे हैं, जिनसे मेडल्स जो है वो मिल रहे हैं हमें मेडल्स, वो देश को प्राउड फील करवा रहे हैं भाई। बहुत बहुत जज्बा होना चाहिए, बहुत मोटिवेशन होनी चाहिए ऐसे इतने इंटरनेशनल लेवल पे कम्पीट करने के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं हम। नेक्स्ट आर्टिकल क्या है, एट 6.7 ग्रोथ स्लिट टू 5 क्वार्टर लो इन Q1, ठीक है। अब जीडीपी की ग्रोथ रेट जो है, ठीक है, जीडीपी किसे कहते हैं हम, ठीक है। भारत या कोई भी और टेरिटरी, कोई भी और कंट्री की जो बाउंड्री है, टेरिटरी होती है, उसके अंदर जो भी वस्तुओं का प्रोडक्शन होता है या जो भी सेवाएं दी जाती है, उसका जो मूल होता है, ठीक है, उसका मूल जो होता है उसको हम जीडीपी कहते हैं, ठीक है। उसको जीडीपी कहते हैं। उसको जैसे एक बताती हूँ मैं आपको, ठीक है। ये जैसे कोई कंट्री है, ठीक है, कंट्री मान लीजिए, यहाँ पर जो है ये इसको इंडिया मान लीजिए, ठीक है, इंडियन कंट्री है ये, ठीक है। यहाँ पर ये जो है वो बाहर कोई फॉरेन जो है वो एम्बेसीज है इंडिया के अंदर। तो अब जब ये इंडिया की जो है वो टेरिटरी है, इस इंडिया की टेरिटरी के अंदर के जो भी प्रोडक्ट्स बनेंगे, ठीक है, जो भी सेवाएं हमें मिलेंगी, उसके ऊपर के मूल को क्या कहते हैं, जीडीपी, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। और जो ये एम्बेसीज होती है ना, इसके जो भी प्रोडक्ट्स होंगे या इसकी जो भी सेवाएं होंगी, जिस कंट्री की ये एम्बेसी होगी, उनके पास जो है इस एम्बेसी की या जो भी सेवाएं जो है प्रोवाइड करी जा रही है, उनके जीडीपी में ऐड होंगी, ना कि इंडिया के। और वैसे ही इंडिया के केस में भी है, इंडिया के बाहर की जो भी एम्बेसीज है, ठीक है, ये इंडिया है, यहाँ पर समझो, यहाँ पर श्रीलंका है, यहाँ पर एक एम्बेसी है, तो इस एम्बेसी का जो भी प्रोडक्ट्स है या जो भी सेवाएं हो रही है, ठीक है, वो जो है वो इंडिया के जीडीपी में कंसिडर किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। जीडीपी का मतलब आपको समझ आ गया होगा, मैंने काफ़ी अच्छे से बता दिया है, ठीक है, ये बताया है, ठीक है। आरबीआई जो है, अब टॉपिक पे आ जाते हैं क्यों है न्यूज़ में, ठीक है। आरबीआई जो है ईयरली क्या करते हैं, फाइनेंशियल ईयर में जो है एक जीडीपी का टारगेट सेट करते हैं, ठीक है। टारगेट सेट किया जाता है, हर क्वार्टर का टारगेट सेट किया जाता है। अब मंथ में जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, अप्रैल 1 से 31 मार्च,
ठीक है, यहाँ तक जो है वो फाइनेंशियल ईयर माना जाता है। तो फाइनेंशियल ईयर जो है 12 महीने है ऑब्वियसली फाइनेंशियल ईयर में, तो इसको जो है क्वार्टर से क्वार्टर में जो है वो डिवाइड किया जाता है। 4 मंथ्स का टारगेट सेट किया जाता है आरबीआई के थ्रू। ईयरली भी टारगेट सेट किया जाता है बट क्वार्टर का भी सेट किया जाता है। ठीक है, तो क्वार्टर का जो टारगेट आरबीआई ने सेट किया था, ठीक है, इस साल के क्वार्टर्स का 2024-25 के जो क्वार्टर्स हैं उनका टारगेट कुछ ऐसे था। क्वार्टर 1 का टारगेट 7.1%, फिर और क्वार्टर 2 का टारगेट जो है वो 7.2%, क्वार्टर 3 का जो टारगेट है वो 7.3% और क्वार्टर 4 का जो टारगेट है वो 7.2%। ठीक है, तो ये क्वार्टर के जो टारगेट्स है वो आरबीआई सेट करती है एवरी ईयर। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर के। ठीक है, ये कौन से ईयर का है? 2024, 2024-25। ठीक है, 2024-25 का है ये। तो अब जब आरबीआई ने ये सेट किया था टारगेट, तो जो एक्चुअल ग्रोथ रेट अभी आई है क्वार्टर नंबर 1 की, जो एक्चुअल ग्रोथ रेट आई है वो आनी चाहिए थी 7.1, बट वो अभी आई है 6.7। तो इसमें एक डिक्लाइन देखा गया है टारगेटेड रेट में, और जो ग्रोथ रेट है एक्चुअल उसमें एक डिक्लाइन देखा गया है। ठीक है, तो उससे देखो, इतने कोई भी डेवलपिंग कंट्री होती है, ठीक है, उसका जब जो जीडीपी है वो 5% के ऊपर जब होता है ना, तो ठीक होता है, ऐसे कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं आता, बड़ा कुछ वो नहीं होता। बस हाँ, इतना ये कह सकते हैं कि टारगेटेड इतना था, टारगेटेड मतलब प्लान्ड इतना था, बट आया हमें इतना ही मिला। हम चाह रहे थे इतना, बट मिला इतना ही। उसमें थोड़ा सा खेद जता सकते हैं हम, बट कोई भी डेवलपिंग कंट्री है उसका 5% से ज़्यादा जब होता है ना, तो वो स्टेबल ही होती है। कोई ऐसी ड्रास्टिक चेंज नहीं आता कि इकोनॉमी गिर गई, इन्फ्लेशन बढ़ गया, ऐसे कोई चेंज नहीं आता। ठीक है, और जो डेवलपिंग कंट्रीज होती है ना, उनका जो जीडीपी होता है, ठीक है, वो 5+ ही होता है डेवलपिंग कंट्रीज का। इंडिया, चाइना स्पेशली देखा जाएगा तो 5% के प्लस ही है उनका जो ग्रोथ रेट है वो। क्योंकि क्या होता है ना, जो डेवलप्ड कंट्रीज होती है, ठीक है, डेवलप कंट्रीज का हम देखते हैं 5 के नीचे होता है, क्योंकि डेवलप कंट्रीज ऑलरेडी हो चुकी है डेवलप, उनको जो है उनका ग्रोथ रेट इतना मैटर नहीं करता। बट जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनका ग्रोथ रेट बहुत मैटर करता है। ठीक है, इंडिया, चाइना जैसी जो बड़ी कंट्रीज है जो डेवलप कर रही है, उनका ग्रोथ रेट जो है वो 5+ ही होना चाहिए डेवलपिंग कंट्रीज का। अगर 5+ हो, बढ़ता हुआ दिखे, ग्रोथ दिखे उसमें, तो ही वो डेवलपिंग कंट्री जो है वो जेन्युइन ग्रोथ की तरफ जाती हुई दिखती है हमें। ठीक है, तो ये पूरा जीडीपी के ऊपर था। ठीक है, जीडीपी का फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, जीडीपी का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल इनकम प्लस टैक्सेस प्लस डेप्रिसिएशन प्लस ग्रोस ऑपरेटिंग सरप्लस। ठीक है, ये सारी चीज़ों को प्लस करके जो है बेसिक, मतलब इंडिया की टेरिटरी के अंदर जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उसका जो भी मूल है उसको जीडीपी कहते हैं। इतना याद रखेंगे तो उसमें फॉर्मूला भी आ जाएगा। ठीक है, जीवीए भी आपको देखना होगा कि जीवीए क्या है। जीवीए इज इक्वल्स टू जीडीपी प्लस सब्सिडीज। ठीक है, ये भी याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट है। जीडीपी से रिलेटेड बहुत टॉपिक जो है वो न्यूज़ में आते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। ठीक है, अभी जो है वो डिक्लाइन देखा गया है ग्रोथ में, सिर्फ इतना रिलेटेड था। फैक्ट्स और जो टेक्सचुअल या थियोरेटिकल नॉलेज थी वो मैंने आपको दे दी है, जो भी याद रखना होता है जीडीपी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। सीनियर ब्यूरोक्रेट टीवी सोमनाथन टेक्स चार्ज एज कैबिनेट सेक्रेटरी। ठीक है, अब टीवी सोमनाथन जी जो है उन्हें अपॉइंट कर दिया गया है कैबिनेट सेक्रेटरी की पोस्ट पे। ठीक है, कैबिनेट सेक्रेटरी, ब्यूरोक्रेट्स को ये पता होगा, जो एस्पिरेंट्स है उन्हें ब्यूरोक्रेसी का जो होता है वो पता होता है। ठीक है, कि आगे जाके हमें क्या बनना होता है। तो ये जो सेक्रेटरी है, ठीक है, कैबिनेट सेक्रेटरी इन्हें अपॉइंट किया है, ये 33rd सेक्रेटरी है इंडियन इंडिपेंडेंस के बाद के। ठीक है, 33rd सेक्रेटरी है। ठीक है, 33rd सेक्रेटरी है ये।
इनके पहले जो है वो राजीव गुबा थे, ठीक है। उनके बाद अब टीवी सोमनाथन जी जो है वो जो है अपॉइंट हुए हैं, ठीक है। इन्होंने टीवी सोमनाथन जी ने जो है अपना करियर एज इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जो है वो स्टार्ट किया था, ठीक है। ये 1987 बैच के जो है वो आईएएस ऑफिसर थे, ठीक है। तब से जो है ये ब्यूरोक्रेसी में थे और इन्होंने ब्यूरोक्रेसी के साथ साथ और भी जो है पोस्ट पे जो है इनकी रिक्रूटमेंट हुई थी। कौन से पोस्ट पे हुई थी? फाइनेंशियल सेक्रेटरी और एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी, ठीक है। ऐसे पोस्ट पे जो है इनकी रिक्रूटमेंट हुई थी। इनके इस रिक्रूटमेंट से, इस पोस्ट पे काम करने से क्या होगा ना, इनकी जो नॉलेज है, ठीक है, फाइनेंस से रिलेटेड, इकोनॉमी से रिलेटेड, ये सारी जो नॉलेज है वो इंडिया के जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ होती है, ठीक है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होते हैं, फिस्कल पॉलिसीज़ होती है, इन सब में इसकी जो नॉलेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत मतलब काम आएगी, ठीक है, और भी हेल्प होगी इन सारी चीज़ों में, ठीक है। तो इस वजह से मतलब ये देखो आपकी रिक्रूटमेंट कैसे होती है कोई भी पोस्ट पे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, ये पर्सन इन न्यूज़ आ सकते हैं। उनका करियर बैकग्राउंड भी पता होना चाहिए आपको, कौन सी ईयर में सिलेक्ट हुआ है और क्या किस पोस्ट पे थे ये, ठीक है। तो ये है इसका क्रक्स। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। एजुकेशन मिनिस्ट्री आस्क तमिलनाडु टू साइन पीएम श्री MOU टू गेट समग्र शिक्षा फंड्स। अब पीएम श्री स्कीम के बारे में जो इसमें मेंशन है वो क्या है, वो स्कीम पहले वो देख लेते हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग, ठीक है। पीएम श्री का ये फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग, ठीक है। अब इस स्कीम के तहत क्या होगा कि एक बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, मॉडर्नाइज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करा दिया जाएगा स्कूल्स को। स्कूल्स का ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन होगा कि मॉडल जो है वो माना जाएगा, स्कूल्स को इंस्पिरेशंस वगैरह लिए जाएंगे, मॉडल्स माना जाएगा स्कूल को, ठीक है। इसका होगा बेटर टीचिंग प्रैक्टिसेस भी जो है वो अप्लाई करी जाएंगी इसमें। करिकुलम जो है वो उनका और अच्छा कराया जाएगा, ठीक है। ये सब कुछ जो है वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को मद्देनजर रखते हुए होगा, ठीक है। 2020 की जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसमें भी इन सब कुछ चीज़ों का जो है वो मेंशन है। ये स्कीम उसको प्रमोट करती है, ठीक है, उसको जो है वो आगे बढ़ाती है। इस स्कीम के अंडर जो है, ठीक है, अभी तक जो है 14,500 स्कूल्स जो है वो आ रहे हैं, ठीक है। स्कूल सिलेक्ट करे गए हैं, उसे मॉडर्नाइज किया जाएगा, उसे ट्रांसफॉर्म किया जाएगा, ठीक है। उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो ग्रो किया जाएगा, करिकुलम इम्प्रूव कराया जाएगा उसका, ठीक है। और भी उनके करिकुलम में जो है वो चीज़ें ऐड करी जाएंगी, ठीक है। स्टडी जो है उनका बुक्स जो है वो थोड़ी सी चेंज कर दी जाएंगी, क्या क्या चीज़ें और मतलब कुछ चीज़ें जो है वो और एक्स्ट्रा ऐड होंगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये 2022 में टीचर्स डे जब था, ठीक है, टीचर्स डे कब होता है? 5 सितंबर। टीचर्स डे के दिन जो है इसका जो है फॉर्मेशन हुआ था इस स्कीम का, ठीक है, एस्टैब्लिश हुई थी ये स्कीम। तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। ये आ सकता है कि टीचर्स डे के दिन कौन सी स्कीम जो है वो तब से जो अप्लाई हुई थी, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और दूसरी स्कीम कौन सी है? समग्र शिक्षा फंड्स, ठीक है। समग्र शिक्षा स्कीम जो है ये न्यूज़ में है। तो अब समग्र शिक्षा क्या है? समग्र शिक्षा अभियान जो है वो भारत सरकार की एक योजना है जिससे जो है स्कूल्स की जो शिक्षा है उसे इम्प्रूव कराया जाएगा, ठीक है। इसके और पीएम श्री के जो कुछ ऑब्जेक्टिव्स है, टारगेट्स है, वो थोड़े सिमिलर ही है कि करिकुलम जो है वो इम्प्रूव कराया जाएगा, ठीक है। और टीचर्स की जो प्रैक्टिस होती है, ठीक है, प्रैक्टिसिंग टीचर्स होती है, उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाएगी और भी अच्छे जो है गाइडेंस प्रोवाइड कराई जाएगी बच्चों को, ठीक है। ये सब कुछ है। ये जो समग्र शिक्षा जो स्कीम है वो 2018 में लॉन्च हुई थी, ठीक है, 2018 में लॉन्च हुई थी। अब ये आज की न्यूज़ में क्यों है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तमिलनाडु की गवर्नमेंट जो है यूनियन से, सेंट्रल गवर्नमेंट से जो है तमिलनाडु की गवर्नमेंट को बोला जा रहा है कि आपको जो है पीएम श्री जो स्कीम है उसके MOUs जो है वो साइन करने पड़ेंगे। अगर आपने साइन नहीं किया तो आपको समग्र शिक्षा के जो फंड्स है वो एलोकेट नहीं होंगे, ठीक है। समग्र शिक्षा के जो फंड्स है वो रुका दिए गए हैं स्टेट्स के लिए, तमिलनाडु स्टेट के लिए। तो वो कह रहे हैं कि अगर जब तक आप साइन नहीं करते MOU पीएम श्री के, तब तक आपको फंड्स नहीं मिलेंगे। अब तमिलनाडु का इसमें क्यों अपोजिशन है? तमिलनाडु क्यों अपोज कर रहे हैं या क्यों नहीं बोल रहे हैं कि हम नहीं साइन करेंगे? क्योंकि तमिलनाडु को जो
जो है अपना स्टेट का कल्चर जो है वो मेंटेन करना है, ठीक है। सेंटर के द्वारा जो भी एजुकेशन या फिर जो भी एजुकेशन पॉलिसीज़ डाली जा रही है, तमिलनाडु उसको अपोज कर रहा है। वो कह रहे हैं कि हमें स्टेट की एजुकेशन पॉलिसी ही चाहिए, हम सेंटर की एजुकेशन पॉलिसी पर नहीं जाएंगे, ठीक है। इस वजह से जो है वो साइन नहीं कर रहे हैं एमओयूज पीएम श्री के। और पीएम श्री जो है वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है वो इंटरलिंक्ड है, ठीक है। जो उसमें प्रोमिस करे गए या फिर जो चेंजेस या फिर जो चीज़ें जो है नई इंप्लीमेंट होने वाली थी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में, उसकी शुरुआत जो है वो पीएम श्री से होगी, ठीक है, पीएम श्री योजना से होगी। तो इस वजह से वो एमओयू साइन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तमिलनाडु गवर्नमेंट का बस ये कहना है कि एजुकेशन सेक्टर जो है वो अब स्टेट पे छोड़ दीजिए, बाकी आपको डेवलपमेंट करनी है, जैसे करिकुलम वगैरह में चेंजेस लाने हैं वो स्टेट पे छोड़ दीजिए। बाकी जो भी चीज़ें हैं, जैसे स्कूल को ट्रांसफॉर्म करना है, मॉडर्नाइज बनाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, वो आप सब देखिए, बट एजुकेशन जो है वो स्टेट पे छोड़ दीजिए। यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कुछ अभी तक नहीं आया है, उनकी मांगें नहीं पूरी करी जा रही है, इस वजह से वो भी जो है वो साइन नहीं कर रहा है तमिलनाडु गवर्नमेंट। तो ये है पूरे मामले का क्रक्स। अब देखते हैं आगे साइन होता है कि नहीं। क्या होता है ना, स्टेट्स को दिल्ली गवर्नमेंट भी जो है वो भी अप्रूव नहीं कर पा रही है इस बात को, क्योंकि क्या है कि स्टेट्स को चाहिए कि अपना एजुकेशन, ठीक है, उनके जो रूट्स है एजुकेशन के वो ही रहे, चेंजेस नहीं आए ज़्यादा। ट्रेडिशनल रूट्स को अपने मेंटेन करना चाहते हैं, कल्चर मेंटेन करना चाहते हैं, ठीक है। जो भी स्टेट में स्टेट के बारे में जो भी पढ़ाई कराई जाती है, ठीक है, सेंट्रलाइज उसको नहीं करना चाहते हैं वो, इस वजह से ये चीज़ देखी जा रही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं। इंडिया येट टू टेक अ डिसीजन ऑन पाकिस्तान इनवाइट टू एससीओ मीट। अब इंडिया को, जैसे हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, इंडिया को जो है वो एससीओ मीट के लिए जो है वो इनवाइट किया गया इस्लामाबाद में बाय पाकिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान ने इनवाइट भेजा। अब इंडिया के ऊपर है कि इसे एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है। अब इंडिया अगर एक्सेप्ट करती है, ठीक है, तो जो भी पिछले जो भी अलायंसेस जो भी हुए थे मुद्दे वगैरह, ठीक है, वो भुलाए जाएंगे और आगे बढ़ा जाएगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ाया जाएगा, नए टाइज जो है वो इस्टेब्लिश होंगे, ठीक है। और अगर नहीं करते हैं एक्सेप्ट, तो इंडिया का ये स्टांस रहेगा कि हम आपको जो है वो मतलब वैसे ही देखते हैं जैसे पहले देखते थे, ठीक है। स्पेशली टेररिज्म वगैरह के मामले में इसमें पाकिस्तान सबसे आगे रहता है। बहुत सारे जो इंडिया में जो टेररिस्ट अटैक्स है वो पाकिस्तान के थ्रू हुए हैं, ठीक है। और उसमें आईएसआईएस को जो है वो सपोर्ट करता है पाकिस्तान, ठीक है, जो फंड्स वगैरह प्रोवाइड करता है। इस वजह से जो है वो ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है ये, मतलब करता है, ये सबको पता है, ठीक है। तो इस वजह से क्या है, इंडिया जो है वो अभी तक जो है इनविटेशन एक्सेप्ट नहीं किया है इंडिया ने कि हम करेंगे या आएंगे या नहीं आएंगे, बट पाकिस्तान ने जो है इनवाइट तो भेज दिया है, ठीक है। एक्सेप्ट करते हैं तो आगे बढ़ा जाएगा, डेवलपमेंट करी जाएगी, बट नहीं करते हैं तो फिर वही स्टांस रहेगा इंडिया का, वैसे ही देखेंगे जैसे पहले देखते थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये है पूरा मामले का क्रक्स। अब इसी चीज़ से रिलेटेड जयशंकर जो है, ठीक है, इन्होंने क्या बोला है, जयशंकर जी ने क्या बोला है, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर, ठीक है, उन्होंने फ्राइडे को क्या बोला है कि पाकिस्तान के साथ हम अब डायलॉग एस्टैब्लिश नहीं करेंगे। उन्होंने ऐसे ही बोल दिया कि हम एस्टैब्लिश नहीं करेंगे डायलॉग, क्योंकि जब तक वो टेररिस्ट या फिर टेररिज्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले लेते, पिछले अटैक्स की जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, हम जो है वो नहीं आएंगे। ऑब्वियसली बात है, नहीं करेंगे। टेररिज्म के मामले में पाकिस्तान जो है वो सबसे आगे होता है। टेररिस्ट वहाँ के जो है वो इंडिया में सबसे ज़्यादा अटैक वहीं से देखा जाता है, ठीक है। तो इस वजह से जयशंकर ने ये बोला है कि फर्दर कोई भी डायलॉग जो है वो एस्टैब्लिश नहीं होगा इंडिया और पाकिस्तान में। इंडिया और पाकिस्तान के डायलॉग्स का एरा जो है वो अब ख़त्म हो गया है, वो एस्टैब्लिश नहीं होंगे। और जो है टेररिज्म के ऊपर जो है अगर पाकिस्तान जो है वो ले लेता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, या पाकिस्तान जो है उसके ऊपर कुछ करने के प्रोमिस करता है, तो फिर हम सोचेंगे आने का, ठीक है। ये जो अभी जयशंकर जी ने ये बोला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल देखते थे। यूसीसी a small measure of justice for women, says
वाइस प्रेसिडेंट। अब वाइस प्रेसिडेंट ने जगदीप धनखड़ जी ने कहा है कि जो यूसीसी है, ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो उसे डिस्क्राइब करते हुए ये कहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है विमेन के लिए जस्टिस दिलाएगा, विमेन के जस्टिस में, विमेन का जो विमेन एम्पावरमेंट में काफ़ी काम में जो है वो आएगा, ठीक है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत क्या होगा कि एक यूनिफॉर्मिटी होगी हर रिलीजन के उसमें, ठीक है। और बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि रिलीजियस मामले में, इस्लाम वगैरह में, ठीक है, विमेन को थोड़ा डिग्रेड किया गया है, ठीक है, उनको, उनके ऊपर बहुत डिस्क्रिमिनेशन होता है, ठीक है। तो ट्रिपल तलाक वगैरह की चीज़ें आपको पता ही है। तो इससे रिलेटेड उन्होंने ये कहा है कि रीजनल जो है वो एक यूनिफॉर्मिटी रहेगी और जेंडर बाइसनेस जो है वो कम दिखेगी, ठीक है। जेंडर बाइसनेस की जो इनइक्वालिटीज़ होती है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस कराया जाएगा, ज़्यादा जो है वो उसे एड्रेस किया जाएगा। ये सारी चीज़ें जो है वो वाइस प्रेसिडेंट जो है उन्होंने बताई है हमें, ठीक है, जगदीप धनखड़ जी ने। आगे बढ़ते हैं। डोवल मीट्स प्रोमिनेंट प्रेसिडेंशियल एस्पिरेंट्स अहेड ऑफ श्रीलंकन इलेक्शंस, ठीक है, इसके बारे में जान लेते हैं। ये देख सकते हैं आप, अजीत डोवल और श्रीलंकन प्रेसिडेंट रानिल जी जो है इनका जो है वो कोलंबिया में इन्होंने मीट करी थी, ठीक है। इसके बारे में देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव क्या था विजिट का। अजीत डोवल्स विजिट टू श्रीलंका अहेड ऑफ प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस इज लाइकली एम्ड एट स्ट्रेंथनिंग बायलैटरल ties and ensuring India's strategic interest as are considered by incoming leadership, ठीक है। आगे जो भी आने वाली गवर्नमेंट होगी श्रीलंका में, ठीक है, उससे स्ट्रेटेजिक टाइज और जो अपकमिंग लीडरशिप है उससे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट बिठाने के लिए जो है जो अजित डोवल जी जो है उन्होंने एक विजिट करी है श्रीलंका में, ठीक है। His meeting with various presidential aspirants suggested India's intention to maintain strong diplomatic and security relations with India. उसकी जो उन्होंने जो मीट करी, ठीक है, उसका एक सिंपल सा मोटो था कि जो स्ट्रेटेजिक और डिप्लोमेटिक टाइज मेंटेन करके रखने हैं हमें श्रीलंका के साथ में, ठीक है। अब इलेक्शंस होंगे, नई गवर्नमेंट एस्टैब्लिश होगी, तो उस गवर्नमेंट के साथ में जब सोची हुई गवर्नमेंट जब है वो आ जाएगी इलेक्ट होके, तो क्या होगा कि मतलब सेम वैल्यूज़ जो है, सेम वैल्यूज़ वाली गवर्नमेंट अगर आएगी तो फिर इंडिया को ही बेनिफिट मिलेगा उसमें। ट्रेड वगैरह जो है वो इस्टेब्लिश होंगे और भी चीज़ें जो है वो काफ़ी स्मूथनिंग हो जाएंगी, ठीक है, दो कंट्रीज़ के बीच में। फोकस वाले एरियाज़ कौन से थे? सिक्योरिटी कोऑपरेशन बहुत फोकस वाले एरिया थे, इकोनॉमिक कोलैबोरेशन थे, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थे, ठीक है। तो ये जो है वो फोकस वाले एरिया थे। इंडिया की स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट क्या है? काउंटरिंग एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, ठीक है। डोवल्स एंगेजमेंट विद श्रीलंका लीडर इज ऑल्सो लाइकली ड्रिवन बाय कंसर्न्स ओवर एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस इन श्रीलंका पर्टिकुलरली फ्रॉम चाइना, ठीक है। इंडिया का ये मीट जो है, ठीक है, इंडिया ने ये मीट बेसिकली क्यों रखा है? क्योंकि जो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस है, चाइना का जो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस पड़ जाता है, ठीक है, चाइना इन सारे मामलों में काफ़ी दिमाग लगाते हैं कि जो भी छोटे छोटे कंट्रीज़ होते हैं उनके ऊपर अपना इन्फ्लुएंस दिखाते हैं। चाइना एक डेवलपिंग कंट्री है और वो डोमिनेंस दिखाने में बहुत आगे रहती है, ठीक है। तो पहले दोस्ती बोल के जो है वो उनसे हाथ मिला लेते हैं, फिर उसके बाद में डोमिनेंस और इन्फ्लुएंस जो है वो जताने लग जाते हैं। तो इंडिया को जो है वो श्रीलंका के ऊपर जो है वो चाइनीज़ इन्फ्लुएंस नहीं चाहिए, ठीक है। इस वजह से उन्होंने इंडिया ने जो है वो एक स्टेप लिया है कि हम जाके उनसे मिलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं। कोर सेक्टर्स grew 6.1% in July. कोर सेक्टर्स में क्या क्या आते हैं, ठीक है। कोर सेक्टर्स, the 8 core sectors of India's economy: coal, crude oil, natural gas, refinery product, fertilizer, steel, cement and electricity, ठीक है। इन ये जो कोर 8 प्रोडक्ट्स है, ठीक है, कोर जो सेक्टर्स है, ठीक है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसका जो ग्रोथ रेट है वो 6.1% आया है जुलाई में, ठीक है। कोर सेक्टर का ये जो 8 मैंने सेक्टर्स बताए, ठीक है, ये जो सेक्टर्स है या फिर ये जो इंडस्ट्रीज़ है इसका ग्रोथ रेट जो है एवरेज निकाला जाता है। ग्रोथ रेट अगर बढ़ता हुआ दिखाई देता है तो वो डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए अच्छी बात होती है, ऐसा जो है वो बोला जाता है। तो कोर सेक्टर जो है वो इसे माना जाता है। सेक्टरल परफॉर्मेंस क्या है? कोल एंड स्टील में दी सेक्टर ऑफन लीड
टू ग्रोथ ड्रिवन बाय इंक्रीज इंडस्ट्रीज एंड कंज्यूमर डिमांड और इंक्रीज इंडस्ट्री की वजह से इलेक्ट्रिसिटी और स्टील की जो है वो ग्रोथ दिखाई देती है। सीमेंट एंड रिफाइनरी प्रोडक्ट, दीज सेक्टर्स आर सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर्स रिफाइनिंग ऑनगोइंग कंस्ट्रक्शन एंड एनर्जी डिमांड्स, ठीक है। नेचुरल गैस और फर्टिलाइजर्स, द सेक्टर जनरली शो मॉडरेट ग्रोथ इन्फ्लुएंस बाय ग्लोबल एनर्जी प्राइजेस एंड एग्रीकल्चरल साइकिल, ठीक है। ये कोर सेक्टर्स है, ये सेक्टरल परफॉर्मेंस दी गई है, ठीक है। इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस क्या है? द कोर सेक्टर ग्रोथ इज क्रिटिकल इंडिकेटर ऑफ ओवरऑल इंडस्ट्रियल हेल्थ एंड इज क्लोजली लिंक टू परफॉर्मेंस ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो कोर सेक्टर होता है उसका जो ग्रोथ रेट आता है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ रेट जो है वो इससे पता चलती है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रो हो रहा है कि नहीं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हर कंट्री के इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं। ULI OCNE टू हेल्प रीसेट क्रेडिट एक्सेस। अब ULI देख लेते हैं, यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस, ठीक है। यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस एंड ओपन क्रेडिट एनेबलमेंट नेटवर्क आर initiatives aimed at transforming credit access in India, particularly for undeserved segments like small business and individuals, ठीक है। जो small business होते हैं, ठीक है, उनको क्रेडिट एक्सेस के लिए जो है ये एक इनिशिएटिव लिया गया है, उनको जो है क्रेडिट एक्सेस प्रोवाइड कराया जाए। इस वजह से ULI और OPEC का जो है वो इनिशिएटिव लिया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, की फीचर्स देख लेते हैं। की फीचर्स क्या है? ULI अ स्टैंडर्डाइज्ड प्रोटोकॉल दैट एनेबल्स सीमलेस इंटीग्रेशन बिटवीन लेंडर एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म, ठीक है। लेंडर और डिजिटल प्लेटफॉर्म में एक सीमलेस इंटीग्रेशन दिखाई देता है ULI की तरफ से। OCEN a framework that allows various entities to create customized credit products for their customers using data from multiple sources to एक्सेस क्रेडिट वर्दीनेस, ठीक है। ये OCEN का जो है वो फंक्शन है, ठीक है। इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये, नई चीज़ें इस्टेब्लिश हो रही है तो वो इम्पॉर्टेंट ही हो जाती है, और ये क्रेडिट एक्सेस प्रोवाइड करते हैं, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आज के लेक्चर हम यही समाप्त करते हैं, ठीक है। आज का लेक्चर काफ़ी इंटरेस्टिंग था, काफ़ी चीज़ें डिस्कस करी हमने, काफ़ी खुशखबरी भी थी। आज पैरा ओलंपिक्स में हमें गोल्ड वगैरह मिल गए हैं और भी 4 मेडल जो है वो इस्टेब्लिश कर लिए हैं इंडिया ने। आगे देखेंगे और कितने मेडल्स आते हैं, अभी तो और बाकी है, ठीक है, पैरा ओलंपिक्स पूरा। तो आज के आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चंस देख लेते हैं थोड़े से। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स आर कॉमनली यूज टू कैलकुलेट जीडीपी? जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए कौन से मेथड का यूज़ किया जाता है? इनकम अप्रोच, प्रोडक्शन अप्रोच, एक्सपेंडिचर अप्रोच, कंजम्पशन अप्रोच। इन चारों में से बताना है कौन सा जो है मेथड का यूज़ किया जाता है। आगे बढ़ते, कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर दे दीजिएगा। विथ रेफरेंस टू PM श्री स्कीम कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। PM Shri School aims to develop model schools that showcase all components of national education policy, ठीक है। ये 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं PM Shri स्कीम जो है उसके तहत। हमें बताना है कि ये तीनों में से कौन से सही स्टेटमेंट्स है PM Shri स्कीम के लिए, ठीक है। द स्कीम इज फुल्ली फंडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। द स्कूल्स under the PM Shri scheme will be selected from existing government and government aided schools। इन दिनों में से बताना है कौन सा सही है, कमेंट सेक्शन में आंसर दे दीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ULI के बारे में है अब ये यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस। ULI इज डिजिटल प्लेटफॉर्म डेवलप टू स्ट्रीमलाइन लोन disbursement and repayment. It integrates various lending institutions, lending banks and NBFCs and microfinance institutions. ULI primarily caters to corporate loans, ठीक है। इन तीनों में से बताना है कौन सा सही है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आंसर ज़रूर दे दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। आज के आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, आज के जो क्वेश्चंस मैंने दिए हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। इंपॉर्टेंट न्यूज़ के साथ में फिर एक बार कल मिलेंगे हम। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।